हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ संजीव वर्मा। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2021 का फिजिक्स का सेगमेंट। जैसा कि आप लोगों ने पेपर में किया होगा, पेपर जो इस बार का आया वो लास्ट ईयर से थोड़ा सा लेंदी था, मॉडरेट लेवल का था। तो अपन लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा? If E and G respectively denote the energy and gravitational constant, then E by G has the dimensions of। तो अपना 11th क्लास का यूनिट डायमेंशन का सवाल, जो कि बहुत ही इजी कैटेगरी में हम इसको रख पाएंगे। हमने से पूछा एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के जो रेशियो की डायमेंशन होगी वो क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम एनर्जी की बात करें बेटा, तो एनर्जी हो या मैं बोलूँ एनर्जी हो या वर्क हो, वर्क की बात करें या बेटा एनर्जी की बात करें, दोनों की डायमेंशन सेम होती है। तो एनर्जी की डायमेंशन कोई भी मैं एक एनर्जी ले लूँ, लेट्स मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम पी स्क्वायर में इसकी डायमेंशन निकालना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं है, एम एल टी माइनस 1 होता है वेलोसिटी का, और इसका स्क्वायर है बेटा तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया। तो ये डायमेंशन तुम्हारी आ गई एनर्जी की। वैसे हम लोग बात कर लें बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है अपने को। तो जैसा कि हम जानते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम चाहें तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं बेटा G की डायमेंशन। कैन बी राइट हियर G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन क्या बेटा m1 m2। जैसा कि हम जानते हैं सर, फोर्स की डायमेंशन जो होती है वो एम एल टी माइनस 2 होती है, एम एल टी माइनस 2। इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी है किसी को। फोर्स को ले सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास की डायमेंशन m होगी और एक्सेलरेशन की एल टी माइनस 2 होती है। तो सिंपली एम एल टी माइनस 2 हो गया। ये r मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ को बता रहा है, मतलब ये एल स्क्वायर हो गया बेटा डिवाइड बाई एम स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हैं कि एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक क्या हो जाएगा, ऊपर देख सकते हो m की पावर बेटा m की पावर -1, l की पावर 1 है, यहाँ l की पावर 2 है तो बेटा l की पावर 3 हो गया, t की पावर -2 है। तो ये तुम्हारा g की भी डायमेंशन मिल चुकी है। सवाल में अपने पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि अपने को e बाई जी की डायमेंशन को बताना है। तो जैसा कि हम देखें सर, e बाई जी की डायमेंशन कैसे निकालें। मैं e की डायमेंशन डिवाइड बाई क्या कर देना है, सिंपली g की डायमेंशन। हियर वी कैन राइट एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं बेटा m की पावर -1 एल क्यूब टी की पावर क्या बेटा -2। देख सकते हैं टी की पावर की बात करें तो दोनों में टाइम के डायमेंशन सेम है बेटा। ऊपर m की पावर 1 है, नीचे m की पावर -1 है, ऊपर जाएगा m की पावर +2 हो जाएगा। l की पावर ऊपर बेटा 2 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 +2 -3 -1 हो जाएगा। तो m l की पावर -1 t की पावर क्या है बेटा 0। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो इनको अलग अलग लिख लिया गया सिंपली, m की पावर 2 l की पावर -1 और t की पावर 0। तो इसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा, जो करेक्ट विकल्प होगा वो थर्ड होगा। क्लियर है एकदम। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हम ना ऑल्टरनेटिंग करंट से है, और ये भी एक इजी कैटेगरी का, या थोड़ा सा मॉडरेट मान सकते हैं इसको, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। अपने से क्या बोला गया, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। अपने को एक LCR सर्किट दिया गया है, ठीक है। अपने को एक L दिया गया बेटा, एक C दिया गया और एक R दिया गया है। कनेक्टेड इन सीरीज एन AC सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट एज शोन इन द फिगर। इसको V वोल्ट के एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ दिया गया है। अपने से क्या बोला गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LCR इज गिवन रेस्पेक्टिवली, दैट इज 40 वोल्ट 10 वोल्ट एंड 40 वोल्ट। क्लियर है। अपने से क्या बोला, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द LCR सीरीज सर्किट इज। तो इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है, जो आई नॉट की बेटा वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 10√2 एम्पियर, 10√2 एम्पियर। अपने से क्या पूछा, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बताना है। अपने को क्या बताना है, इम्पीडेंस मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। क्लियर है बात। तो मैं यहाँ पे अगर जो इसकी RMS वैल्यू निकालना चाहूँ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना चाहूँ, दैट इज आई नॉट बाई √2 कैन बी राइट हियर, आई नॉट इज 10√2 अपॉन √2। तो यहाँ से जो RMS की वैल्यू है, जो रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू है, ये 10 एम्पियर हो गई है। क्लियर है।
हमने से पूछा क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात की है बेटा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात की है, तो हम क्या कर सकते हैं, V निकाल सकते हैं, तब तो हम Z की बात करेंगे। इम्पीडेंस का मतलब अपने को Z निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर जो VRMS निकालना चाहे, अगर जो हम लोग VRMS कैलकुलेट करना चाहें तो VRMS कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैन बी राइट हियर VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं कि L के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो C के अक्रॉस ड्रॉप से ज्यादा है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ XL माइनस XC, तो कैन बी राइट हियर R स्क्वायर प्लस XL माइनस क्या कर सकते हैं बेटा, XC का होल स्क्वायर। यहाँ से अपन लोग VRMS निकालना चाहें तो मैं वोल्टेज के ड्रॉप को यहाँ पे केवल लिखना चाहता हूँ, तो R स्क्वायर रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या ड्रॉप है, मुझे वोल्टेज लिखना है तो ये जनरल फॉर्मूला मुझे पता है, तो मुझे VL लिखना चाहिए, R की बजाय मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, VRMS निकाल लेना बेटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में इसके क्रॉस का ड्रॉप, सबके क्रॉस का अलग अलग ड्रॉप लिख लें, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए VR स्क्वायर प्लस क्या बेटा, L के क्रॉस ड्रॉप माइनस C के क्रॉस ड्रॉप, तो VL माइनस VC लिख देना चाहिए, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो VRMS यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो VRMS कैन बी राइट हियर VL माइनस VC, VL माइनस VC और VR का स्क्वायर कितना है, मतलब 40 का स्क्वायर प्लस बेटा क्या है 40 माइनस 10 दैट इज 30 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 16 30 20 मतलब 50 वोल्ट आ जाएगा। ये तुम्हारा कितना क्या बेटा 50 वोल्ट। मुझे पता है Z निकालना है, Z एक तरह से रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा, रेजिस्टेंस होता है V/R, तो हियर वी कैन राइट Z जो है जो इम्पीडेंस है ये तुम्हारा VRMS, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा VRMS अपॉन IRMS, VRMS अपॉन IRMS। VRMS तुमने निकाल लिया बेटा 50 और IRMS तुमने निकाल लिया था 10, तो यहाँ से बोल सकते हो कि जो Z आया बेटा ये तुम्हारा 5 ओम आया। Z कितना आ गया, जो इम्पीडेंस सर्किट का है वो तुम्हारा 5 ओम है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई है अपने से, क्लियर है क्या बात, आसान सवाल है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अपने से क्या बोला गया है, तो क्लास नोट्स में सवाल किया होगा आप लोगों ने, एसएचएम का आसान सा सवाल समझ सकते हो। इसमें क्या बोला गया है, a body is executing simple harmonic motion, a body is executing simple harmonic motion with frequency n, ठीक है। अपने से क्या बोला है, अपने से बोला है बेटा the frequency of the potential energy, the frequency of the potential energy की frequency क्या होगी, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए 4n, n, 2n और 3n। अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है एसएचएम के केस में, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू क्या बेटा a साइन ओमेगा टी। ओमेगा की बात अपने को पता है 2 पाई nt होता है, कैन बी राइट हियर a साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई n t हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जो मुझे पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ एसएचएम दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स मुझे पता है, मुझे इसका क्या करना है हाफ के एक्स स्क्वायर करना है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा हाफ के क्या हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब 2 पाई एन टी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब इसको हम ब्रेक करना चाहे देखो कैसे लिख सकते हैं, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर, अपन क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर 2 पाई एन टी को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 पाई, और n कितना है बेटा 2 पाई एन टी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से अपना डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई क्या 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स है, फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा 2 टाइम्स 2n हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 2n। काइनेटिक एनर्जी की बात करता तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होती बेटा 2n होती, तो हियर वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई दैट इज 2n। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड हो जाएगा, क्लियर है।
अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अपने से क्या बोला गया है, अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across its cross section. The variation of magnetic field B due to cable with the distance r from the axis of the cable. तो अपने को क्या किया गया है कि केबल से कितना मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन का ग्राफ है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। सर कोई भी केबल है और इसमें अगर जो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगा उस पर रिलेटेड बात की गई है। तो मुझे जैसा कि पता है सर, इनसाइड की बात करें, अगर जो हम इनसाइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करता है, म्यू जीरो आई। बी इनसाइड की बात करें तो बी इनसाइड क्या होता है बेटा, म्यू जीरो आई आर। आर के साथ बदल रहा है, अपना जनरल रेडियस आर है, आर इज द रेडियस ऑफ द केबल, तो म्यू जीरो आई आर अपॉन क्या हो जाता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिलेशन अपने को पता चल रहा है कि जो बी इन है बेटा इनसाइड, वो प्रोपोर्शनल किसके है, आर की। आउटसाइड की बात करें कि आउटसाइड इस वायर के आउटसाइड पॉइंट पे, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसके आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, दैट इज म्यू जीरो आई अपॉन 2 आर। मतलब मैं लिखना चाहूँ बी आउटसाइड क्या होगा बेटा, तो अपना बी जो आउटसाइड होगा दैट इज म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर होगा। म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बाहर साइड की क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं वेरिएशन की बात करूं, मैं अगर जो वेरिएशन की बात करूं कैसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका वेरिएशन हो रहा है, तो बाहर बेटा देख सकते हैं कि बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी यहाँ पे स्मॉल आर होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है जो बाहर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई क्या है बेटा, आर के। यहाँ पे तुम मान सकते हो क्या, एम्पियर्स लूप ए आर रेडियस का। ठीक है, तो ये स्मॉल आर के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो बोल सकता हूँ आर बराबर आर तक, आर बराबर आर तक ये सिचुएशन है, आर बराबर आर की। यहाँ तक बेटा ये क्या है, प्रोपोर्शनल रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल रहेगा, और आर बराबर आर के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4th हो जाएगा। अगला सवाल क्या दिया गया बेटा, अ न्यूक्लियस विद मास। सवाल देख सकते हैं हम लोग, अपने को क्या दिया गया, न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 breaks into 2 fragment each of mass number 120. The binding per nucleon of unfragmented nuclei is 7.8 mega electron volt. While that the fragment दिया गया है, ठीक है, हमने से पूछा टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इन द प्रोसेस, कितना बाइंडिंग एनर्जी गेन होगा। तो ये 2 पार्ट में बेटा ब्रेक हो रहा है। मान लिया हमने कोई भी ब्रेकिंग कैसे हो रही है, कितना दिया गया, इसका मास नंबर 240, और ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, और कितने कितने पार्ट में बेटा, इक्वल पार्ट में, दैट इज 120, और एक कोई मान लो जेड में हो गया ब्रेक कितना, 120। क्लियर है बात। अपने को पता है गिवन क्या है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया गया है, अपने को दिया गया है बाइंडिंग एनर्जी, अपने को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया गया बेटा, एक्स वाई जेड का बाइंडिंग एनर्जी रेस्पेक्टिवली हम बात करें तो बोल सकते हैं कितना कितना दिया गया है, मैं बोलता हूँ 7.6 है, कितना है बेटा, 7.6 है, 8.5 है, अरे बात समझ में, 7.6 है, 8.5 है, ये रेस्पेक्टिवली ऐसे दिए गए हैं, और 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें कि गेन इन बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, तो गेन इन बाइंडिंग एनर्जी Q की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ कि गेन इन बाइंडिंग एनर्जी दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, 120 इंटू क्या लिख सकते हैं बेटा, 120 इंटू 8.5 इंटू 2 माइनस क्या कर सकते हैं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो 240 इंटू क्या है बेटा, 240 इंटू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसको अगर जो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास जो आंसर आएगा क्यू का बाइंडिंग एनर्जी का दैट इज 2n16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो आगे सवाल करते हैं। अपने से क्या सवाल में दिया गया है, बोला गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plate if the distance between the plate is d and the area of the plate is a, the energy stored in the capacitor। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो अपने को बताया सर कैपेसिटर की हम बात करें तो कोई भी कैपेसिटर ऐसा दिया गया है, इसके बीच का जो सेपरेशन प्लेट के बीच का दिया गया है वो d दिया गया है, और जो प्लेट्स का क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया गया है दैट इज ए। ये प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया अपने को ए दिया गया है। तो अपने से हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो अपने को पता है एनर्जी डेंसिटी जो होती है दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी की हम बात करें डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है दैट इज हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जो अपने को पता है सर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर है, मुझे एनर्जी निकालनी है, मुझे क्या निकालना है बेटा, एनर्जी निकालनी है। तो कैन बी राइट हियर हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम कर दें। वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो हम बोल सकते हैं सर लेंथ इनटू एरिया कर दें तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ सर हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर वॉल्यूम दैट इज ए इंटू डी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर ए इंटू डी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया बेटा, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर ए इंटू डी, जो कि अपने ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने से क्या बोला गया, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज इमिटेड बाई अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर व्हेन इट इज delivers the power of 3.3 into 10 power minus 3 watt will be। अपने को प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। हम पावर की बात करते हैं तो पावर डिलीवर दैट इज P बराबर अपना क्या होता है बेटा NHC बाई लैम्डा, NHC बाई लैम्डा। मुझे निकालना यहाँ से N है तो कैन बी राइट N इज इक्वल टू P लैम्डा अपॉन HC हो जाएगा, P लैम्डा अपॉन HC हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी दी है वो 3.3 इंटू 10 की पावर -3 वॉट। लैम्डा वेवलेंथ अपने को दिया गया है 600 नैनोमीटर है, तो इसको क्या कर सकते हैं 600 इंटू 10 की पावर -9, सबको हमने एक SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। और H की वैल्यू अपन रखना चाहे यहाँ पे तो लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। C इज द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8। क्लियर है बात? अगर जो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 10 की पावर 16 के आसपास, 10 की पावर 16 के आसपास आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये अपना थ्योरेटिकल सवाल है। बोला गया पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑप्शन दिए गए हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट हैव अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो वी कैन से दैट द पोलर मॉलिक्यूल्स हैव द परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का ऑप्शन की बात करें तो उस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज 100 आवर्स। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल बी रिमेन आफ्टर द 150 आवर्स वुड बी, क्या होगी। ये अपना रेडियो एक्टिविटी का एकदम आसान सवाल है। इसको कैसे अपन लोग कर सकते हैं, अपने को बताया क्या गया है कि हाफ लाइफ के बारे में बताया गया। तो रिलेशन अपने को बताया A बाई A नॉट, क्या बोला गया A बाई A नॉट दैट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1/2 T बाई TH, TH दैट इज हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 1/2 ये क्या हो गया 100 डिवाइड बाई 150,
ए 1.5 का मतलब क्या हो गया बेटा, 1.5 मतलब 3/2 की बात करें हम, पावर 3/2 मतलब 1 + 1/2, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 1/2√2। ये पावर क्या हो गई, 2 की पावर 1.5 का सीधा सा मतलब क्या है, पावर 1.5 के बराबर है, मतलब 1 + 1/2 दैट इज 3/2। तो वही चीज लिखी हुई, तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जो हम लोग देखना चाहें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड अक्रॉस अ AC सोर्स of voltage V given by the displacement current between the plate of the capacitor would be given by V is equal to V naught sin omega t। तो ये सवाल को कैसे करेंगे, अपने को दिया गया है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या दिया गया है, C दिया गया है, ठीक है, उसको कनेक्ट कर दिया गया है किसी AC सोर्स से जिसका वोल्टेज V है, ठीक है, और उस V की वैल्यू V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी दिया गया। अपने को डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करनी है, तो अपने को पता है सिंपली Q बराबर क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V, Q बराबर C इंटू वी। अगर जो हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो लिख सकते हैं सर dQ बाई dt जो होगा, C तो कांस्टेंट है बेटा, ये क्या हो जाएगा C dV बाई dt, C dV बाई dt। क्लियर है। अपने को I नॉट निकालना है या डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करनी है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, C इंटू वी, I डिस्प्लेसमेंट C इंटू वी, और V कितना है अपना, V अपना दिया गया है V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, वी साइन इंटू ओमेगा टी। अगर जो इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, अभी तो ये हमने इसकी डी बी बाई डी टी की वैल्यू रखनी थी, अभी इसको डिफ्रेंशिएट कर लें इस फंक्शन को, इसको आगे लिख देना चाहिए मुझे डी बाई डी टी लिख देना चाहिए। तो सिंपली क्या हो गया, डी बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो वी नॉट साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा, वी नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई है, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर देखो कौन सा हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट दैट इज वी नॉट इंटू सी, वी नॉट सी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। इस ऑप्शन को थोड़ा सा आपने वो करेक्ट करना है, क्या वी नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये क्वेश्चन का अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात भाई। हेलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन अपना एरर एनालिसिस से है। मेजरमेंट की बात करें, हमने को दिया गया है स्क्रू गेज यूज द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन द यूज इन मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। एक क्वेश्चन अपना स्क्रू गेज पे बेटा बेस्ड है, अपने को इसकी रीडिंग लेनी है कि डायमीटर बताना है। तो क्या है देखो, इसमें बोला गया मेन स्केल रीडिंग दी गई है अपने को 0 mm की, सर्कुलर स्केल डिवीजन की जो बात की गई है वो 52 डिवीजन है, गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल corresponds to 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक है भाई, तो हमने से पूछा था डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द एबव डेटा। अपने को डायमीटर वायर का बताना है। स्क्रू गेज के बारे में हम लोग जानते हैं, स्क्रू गेज का यूज हम लोग क्या इनर या आउटर डायमीटर के लिए यूज करते हैं, और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट 0.001 mm के बराबर होता है। तो मैं इसमें देख सकता हूँ हमने से क्या पूछा है, इसका डायमीटर बेटा क्या होगा, डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर के लिए मुझे पता है कि कैसे डायमीटर निकालें। तो पहले मेन स्केल रीडिंग की बात करें तो मेन स्केल रीडिंग जैसा कि सवाल में दिया गया है 0 mm बेटा। जो भी रीडिंग होगी अपनी, जो रीडिंग होगी, रीडिंग कैसे लिखते हैं, दैट इज मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू क्या बेटा लीस्ट काउंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसका लीस्ट काउंट निकाल लें बेटा। क्या हम लोग लीस्ट काउंट निकालना जानते हैं बेटा? आसान सी बात है। लीस्ट काउंट देखो कैसे निकालेंगे, किसी भी स्क्रू गेज का हम लोग लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट दैट इज मिनिमम कितना हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज पिच अपॉन, पिच अपॉन क्या होता है बेटा सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इसकी पिच देख लो, सवाल में दिया गया पिच कितने mm की है, दैट इज 1 mm अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है बेटा, सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉरस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.01 mm, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.001 सेंटीमीटर। क्योंकि ऑप्शन अपने को सेंटीमीटर में दिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपना जो निकले लीस्ट काउंट उसको भी हम क्या लिख लें बेटा, सेंटीमीटर में लिख लें। तो रीडिंग की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो कैन बी राइट हियर मेन स्केल डिवीजन अपना बेटा 0 का है,
सर्कुलर स्केल डिवीजन की बात करें तो सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है बेटा, सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है, कॉरस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन। ठीक है, तो अपने को पता है कितना है 52। देखो बोला गया है इसकी जो रीडिंग है वो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है बेटा, 52 डिवीजन। 52 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट हम लोगों ने निकाला 0.001 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं भाई। तो इसको हम लोग सॉल्व करें, सिंप्लीफाई कर लें, देखो कितना हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर, 0.052 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान सवाल, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगला सवाल करते हैं, नंबर अपना 12 में क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास दिया गया है बेटा √3। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आई की बात करें तो आई कितना है बेटा, आई की बात कर लें तो आई अपना कितना डिग्री दिया गया है, देख सकते हो ये लाइट ऐसे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपना 0 डिग्री है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करना चाहें तो ए वाला एंगल, आप समझना है बात को, सर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल अपना 30 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ए एंगल ऑफ इमरजेंस की बात करनी है, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं। एक बात जो प्रॉपर्टी अपने को पता है कि किसी प्रिज्म में R1 प्लस R2 की वैल्यू जो है ए के बराबर होती है, तो कैन बी राइट हियर R1 प्लस R2 बराबर 30 डिग्री। यहाँ पे एक बात देख सकते हैं हम कि R1 जो है वो क्या है बेटा 0 डिग्री है, R1 क्या है 0 डिग्री, तो R2 की वैल्यू यहाँ से अपने को पता चल गई 30 डिग्री के बराबर। अब तो सवाल बहुत आसान हो गया है, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्नेल रूल लगा सकते हैं। स्नेल रूल क्या कहता है, n1 sin i बराबर n2 sin r, n1 sin i बराबर n2 sin r के बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपने को n1 sin i मतलब √3 sin r2 बराबर n2 बेटा एयर है तो 1 sin e के बराबर, अपना sin e मतलब इमरजेंस की बात कर रहे हैं। चलो यहाँ पे sin R2 की वैल्यू बेटा 30 डिग्री दिया गया, तो √3 sin 30 अपना 1/2 बराबर sin e बराबर √3/2, sin e इज इक्वल टू √3/2। √3/2 की बात करें तो e अपना कितना होता है बेटा 60 डिग्री, ये क्या होगा 60 डिग्री के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आई है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन किससे दिया गया है अपने को, बोला गया पोटेंशियोमीटर सर्किट। आसान सवाल अपने को पोटेंशियोमीटर से बेस्ड एक सवाल है जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे हम लोग रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन क्या दिया गया, इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट गिव्स द बैलेंस पॉइंट एट 36 सेंटीमीटर दिया गया अपने को, और 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। इफ द अनदर of EMF that is 2.5 volt replaces the first cell, then the what is the length of the balance point। अपने को बैलेंस पॉइंट की लेंथ की बात करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं सर E1/E2 फाई कांस्टेंट है, मतलब E अपना अननोन, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सर E1/E2 जो है वो अपना I1/I2 के बराबर होगा। हमने पढ़ा था कि E1/E2 पोटेंशियोमीटर सर्किट का जिसको पोटेंशियल दिया गया बराबर होगा L1/L2 के बराबर, कोई दिक्कत के बराबर नहीं है भाई। ये L1/L2 के बराबर होगा, L1 अपना कितना 1.5, E1/E1 की वैल्यू क्या है 1.5, और ये अपना E2 है, और E2 कितना है अपना 2.5 बेटा 2.5, दैट इज इक्वल टू L1/L2। L1 अपना कितना दिया गया 36 सेंटीमीटर बेटा, और L2 की वैल्यू अपने को यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो हम बहुत आसानी से L2 निकाल सकते हैं। L2 क्या हो जाएगा बेटा 36 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 1.5, पॉइंट हट गया। ठीक है, तो 36 इंटू 5 बाई क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 × 3 2 × 6, ये कितना हो गया देख सकते हो 12 इंटू 5 क्या हो गया बेटा 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 दैट इज अपना कितना हो गया बेटा 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर।
क्लियर है बात? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर अपना सेकंड एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये अपने को रिलेशन याद हो, ई प्रोपोर्शनल टू एल का रिलेशन कि E1/A2 बराबर L1/L2, तो सवाल बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा अपना। क्या बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन किससे दिया गया है? अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट s, एक पार्टिकल है जिसको s हाइट से रिलीज किया गया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसी सर्टेन हाइट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। मान लो कोई बेटा पार्टिकल है जिसको हम लोगों ने एस हाइट से क्या कर दिया गया है? रिलीज कर दिया है बेटा, एस हाइट से रिलीज कर दिया गया है। जब किसी इंस्टेंट पे इसकी हाइट एच होती है तो अपने को इस हाइट एच के बारे में बताना है और इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड क्या होगी इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपने को पता है कि अगर जो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे पार्टिकल की टोटल एनर्जी लिखना चाहूँ तो हियर वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम है ये तुम्हारा किसके बराबर होना चाहिए? mgs के बराबर होना चाहिए। क्लियर है बात? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी mgs के बराबर होगा। तो एट गिवन पॉइंट अपने को गिवन पॉइंट पे दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो बेटा किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अरे क्लियर है बात? तो हम यहाँ पे अगर जो इसके साथ रिलेशन निकालना चाहें तो P प्लस 3P दैट इज 4PE, 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये अपना mgs के बराबर होगा बेटा। पोटेंशियल एनर्जी अपने को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगी। तो 4 टाइम्स mgh दैट इज इक्वल टू mgs हो जाएगा बेटा। तो mg से mg अपना क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मैं h निकालना चाहूँ तो h की वैल्यू आ जाएगी s/4। तो क्वेश्चन में अपने पहले सवाल का आंसर आ चुका है कि उस इंस्टेंट की बात करो जब एक काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है बेटा? काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो उस टाइम इसकी हाइट s/4 होगी। अब इसके अगले पार्ट पे चलते हैं, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। अरे बात क्लियर है क्या? इसके अगले पार्ट पे चलते हैं भाई, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे जो रिलेशन अपने पास लिखा हुआ है कि 4P दैट इज इक्वल टू mgs, तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन दिया हुआ है। या काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ P। तो इसको ढंग से दोबारा से लिखते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपना क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgs, और s की वैल्यू क्या है अपने पास? h/4। s की वैल्यू क्या है? h/4 के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमने लिखी कैन बी रिटन एज हाफ mv² बेटा। तो ढंग से देखना, हाफ mv² तो क्या हो गया? 3 mgh/4 एंड दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से देख लो v की वैल्यू अपने को निकालनी, m से m बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 हो जाएगा। मैं यहाँ से v निकालना चाहूँ तो v अपना अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 3m तो कैंसिल हो गया बेटा, 3gh अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? 2, 3gh/2 हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे h की वैल्यू जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे s/4 मुझे रखना चाहिए। हाँ h नहीं, ये क्या है? s/4। h की वैल्यू जो mgh है पोटेंशियल एनर्जी, h की वैल्यू किसके बराबर बेटा? s/4 के बराबर है। तो यहाँ पे मुझे बस s कर देना चाहिए, s की जगह पे s करना चाहिए। तो सिंपली क्या हो जाएगा? 3gs/ क्या बेटा? 2, 3gs/2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन अपना 1 हो जाएगा। बात समझ में आई है क्या? चलो भाई अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या दिया गया है? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये अपना सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, जो कि इक्विवेलेंट सर्किट से है, जो काफ़ी आसान कैटेगरी का सवाल है बेटा। इसको देख सकते हो एक बार ढंग से। क्या बोला गया है? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल एरिया। 4 वायर है बेटा जिनकी इक्वल लेंथ है और उनके क्या है? इक्वल एरियाज है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेम मटेरियल। मटेरियल भी सेम दिया गया है, इस 0.25 वॉट। ठीक है, अपने को क्या बोला गया है? व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ द कॉम्बिनेशन आर इन सीरीज।
तो अपने को ये वॉट में नहीं बेटा दिया गया, इसको ये रेजिस्टेंस दिया गया। रेजिस्टेंस मतलब किस में दिया हो गया, ये इसका जो यूनिट होगा ये ओम है, वॉट नहीं यहाँ पे क्या है, ये ओम है, ठीक है। 0.25 ओम दिया गया। तो पहले इनको हमने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। अगर जो ये वायर है 4 वायर से इनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर लें तो समझ सकते हैं बात को, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए। जो 4 वायर है बेटा इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आर इक्विवेलेंट होगा वो अपना R/4 के बराबर होगा बेटा। अरे बात समझ में आई है कि आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, R/4 के बराबर होगा। और जो R/4 की वैल्यू है 0.25 ओम के बराबर है। अरे क्लियर है बात क्या। तो मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालना चाहूँ तो R की वैल्यू 4 × 0.25 ये अपना 1 ओम के बराबर हो गया। R की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब 1 ओम। सवाल क्या दिया गया है, अपने को बोला गया अगर जो इनको अब सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, इन चारों रेजिस्टेंसेस को क्या कर दिया जाए, सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, तो बताओ इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर जो बताओ इनको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। R की वैल्यू बेटा अपनी 1 ओम है, R की वैल्यू 1 ओम है। सीरीज में अपने को पता है R इक्विवेलेंट जो होता है R1 + R2 + R3 होता है, तो कैन बी राइट हियर 4R, और R की वैल्यू अपनी 1 है तो 4 × 1, तो अपना जो R इक्विवेलेंट सीरीज के केस में आएगा वो 4 ओम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन अपना 1 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। बोला गया वाटर फॉल्स फ्रॉम सम हाइट ऑफ 60 मीटर एट अ रेट ऑफ 15 kg per second to operate a turbine. The losses of due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? कितनी पावर बेटा जनरेट होगी टरबाइन के थ्रू। तो अपने को एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे बहुत आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं बोलूँ जो टोटल एनर्जी होगी वो mgh के बराबर होगी। अरे बात समझ में आई है। तो मैं बोलूँ एनर्जी जो होगी दैट इज mgh के बराबर होगी। मैं आउटपुट पावर की बात करूं कि आउटपुट पावर क्या होगी और इनपुट पावर क्या होगी। तो पावर अपने को पता है दैट इज एनर्जी बाई टाइम होता है, तो P इनपुट दैट इज एनर्जी दैट इज mgh/t हो जाएगा बेटा, mgh/t। ये तुम्हारा क्या हो गया, इनपुट पावर हो गया। तो इसमें वैल्यू को रख देते हैं। देखो कितना है, m की वैल्यू कितनी दी गई बेटा 15 kg पर सेकंड की बात किया गया तो 15 इंटू जी की वैल्यू 10 दिया गया बेटा, इंटू एच की वैल्यू कितनी दी गई बेटा mg। h की बात करें तो h कितना दिया अपना 60 दिया गया। देखो डिवाइड बाई t पर सेकंड की बात की गई बेटा, क्या है 1 पर सेकंड की बात की गई। तो mgh बाई क्या कर दिया हमने t कर दिया। बात समझ में आई। तो कितना हो गया 9, या मैं बोलूँ इसको 9 किलो वॉट, ये पावर आ गई। इतना वॉट बोले 9000 वॉट बोले या 9 किलोवाट की बात कर ले। अब इसमें 10% का क्या है बेटा लॉस हो रहा है। इसमें 10% का लॉस हो रहा है। 10% लॉस का मतलब क्या हुआ दैट इज 0.9 इंटू 10 की पावर क्या बोल सकते हैं 0.9 इंटू 10 की पावर 3 बेटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 10% का लॉस है तो आउटपुट पावर की बात करें तो आउटपुट क्या हो जाएगा। देखो पी आउटपुट, क्या मैं इसको माइनस कर सकता हूँ इससे, तो 9 × 10 की पावर 3 9 × 10 की पावर 3 माइनस 0.9 × 10 की पावर 3 हो गया बेटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं दैट इज 8 पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 8.1। अरे क्लियर है क्या 8.1 क्या हो जाएगा किलोवाट हो जाएगा 8.1 किलोवाट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा वो थर्ड आंसर अपना आ जाएगा। इसमें 10% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। आसान सवाल है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया है, अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ये सवाल अपना मैग्नेटिक फील्ड से आ गया, MEF से आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सवाल है भाई। चलो समझते हैं कैसे करना है, क्या सवाल में दिया गया है। अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन इन द फिगर। बोला क्या गया है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड parallel to the conductor, the perpendicular distance between the electron and the conductor that is 20 centimeter।
एट दिस इंस्टेंट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन एट दिस इंस्टेंट। तो अपने को मैग्नेटिक फोर्स की बात पता है कि F जो फोर्स लगता है बेटा दैट इज Q इंटू वी क्रॉस बी, ये फोर्स हम लोग जानते हैं। और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ एंगल की बात करें देख सकते हैं कि बेटा अगर जो इस वायर में, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अगर जो इस वायर में करंट आगे की तरफ जा रहा है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड अगर जो इस रीजन में निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। या अपन लोग राइट हैंड पाम रूल लगाए तो ऐसे देख सकते हैं कि सर Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो इसको ऐसा समझो कि करंट अगर जो आगे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कहाँ होगी बेटा, बाहर की तरफ होगी। और वेलोसिटी आगे की तरफ है, वेलोसिटी आगे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो कैन बी राइट सिंपली क्यू वी बी। ये फोर्स लगना है इस पे, ठीक है भाई। क्यू की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के बराबर दी गई, वेलोसिटी अपने को दी गई। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गया। अरे बात क्लियर, एक बार सवाल पढ़ लो फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की वजह से अपने को पता है, ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर दैट इज म्यू 0 I अपॉन 2r होता है बेटा, म्यू 0 I अपॉन 2r होता है। कोई दिक्कत, 2r नहीं बेटा 2 पाई r। क्या लिखना चाहिए मुझे, 2 पाई r। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे बोलो भाई, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r इंटू वी इंटू ई रख दे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे अपन लोग सारी वैल्यूज को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 10⁻⁷, देखो क्यू वी वी, तो क्यू की वैल्यू अपने को बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी की बात करें वेलोसिटी, देखो दिया गया अपने को 10 की पावर कितना 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपली अपने को बी की वैल्यू रखनी है, बी की वैल्यू अपने को पता है म्यू 0 I अपॉन 2 और है तो 2 इंटू 10⁻⁻7, 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई, और आई अपना कितना एम्पियर दिया गया बेटा 5 एम्पियर दिया गया है, क्लियर है। डिवाइड बाई यहाँ पे म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r है, 2 इंटू पाई इंटू आर की बात की गई। तो इसको अपन लोग सॉल्व कर ले तो हो जाएगा 20 इंटू 10 पावर क्या -2, 20 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा -2। अगर इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से अपने को निकल के आती है 8 पॉइंट, क्या निकलेगा 8 इंटू 10 पावर -20, 8 इंटू 10 की पावर -20 न्यूटन। क्लियर है बात। अपने को पता है यहाँ से अगर इसको भी सिंप्लीफाई यहाँ से भी बी निकालो तो म्यू 0 हम जैसा जानते हैं अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर क्या होती है बेटा -7। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करो तब भी बहुत आसानी से फोर्स निकाल सकते हो। तो ये एकदम आसान सवाल भाई, देख लो, कोई दिक्कत हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कहाँ से आ गया, सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स से अपना सवाल है। ठीक है, अपने से क्या बोला गया है, जीनर डायोड, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, अपने से पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट अपना गलत स्टेटमेंट है। बोला गया अ जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन अ रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। बिल्कुल सही बात है। अगली बात क्या बोलेगी बेटा, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 to 0.3। दूसरी वाली बात एकदम गलत बात है। अपने को जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करें और इन दोनों के बैरियर पोटेंशियल, जैसा कि हम लोगों को याद होता है कि बैरियर पोटेंशियल जो होता है जर्मेनियम का कितना होता है 0.3। बैरियर पोटेंशियल जो जर्मेनियम का होता है वो कितना होता है बेटा, जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है 0.3, और जो बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन होता है ये तुम्हारा 0.7 होता है। जबकि इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड लाइज बिटवीन 0.1 to 0.3, जबकि ये 0.3 से 0.7 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है एकदम गलत स्टेटमेंट है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इज करेक्ट एंड बी इज क्या हो जाएगा बेटा इनकरेक्ट। तो इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज थी, अपने को ये ध्यान रहता कि पोटेंशियल बैरियर की रेंज क्या है, कौन कौन से एलिमेंट से हम बनाते हैं पीएन जंक्शन डायोड। चलो अगला सवाल अपना क्या आ गया, एसएचएम से सवाल है, स्प्रिंग ऑफ इज स्ट्रेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स लगा के हम स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर रहे हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन द मास 2 kg सस्पेंडेड बाय इट। तो अपने को टाइम पीरियड की बात पता है, टाइम पीरियड क्या होता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट बेटा m बाई के।
टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है बेटा। तो हो गया क्या बेटा, एम बाई के। रिलेशन हमने को देखो दिया गया है कि जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स से कितना हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो एफ बराबर अपने को पता है के एक्स, मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ बराबर के एक्स, फोर्स अपन लोग कितना लगा रहे हैं 10 न्यूटन का बेटा, बराबर के इंटू एक्स अपना 5 सेंटीमीटर दिया, इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 0.05 हो गया। तो यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, फोर्स अपना 10 न्यूटन था, वेरी गुड। तो 10 अपॉन 0.05, पॉइंट हटा दिया, ऊपर 2 0 बढ़ा लिया, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना हो गया, के का 200 हो जाएगा बेटा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना आ जाएगा, के की वैल्यू 200 आ गई। अपने को टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के करना है। सवाल तो अपना खत्म हो गया। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, मास की वैल्यू बेटा दी है 2 kg अपॉन के की वैल्यू आ गई 200, 2 पाई इंटू 2 अपॉन 200 हो गया बेटा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो 2 बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 10, 100 मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 10 आ गया। पाई बाई 5 लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 लिख लो, ये हो जाएगा 0.628, 0.628 सेकेंड, 0.628 सेकेंड। इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा भाई, 0.628 सेकेंड। आसान सवाल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, ये भी अपना सवाल आ गया सेमीकंडक्टर से, और ये भी एकदम थ्योरेटिकल सवाल, समझने वाला सवाल। देख सकते हो सवाल में क्या दिया गया है, हमने को बोला गया बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की बात की गई है। द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द सेम एज द होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट्स इन द सर्किट। तो अपने को यहाँ पे क्या थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, ये बात पढ़ी थी हम लोगों ने कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसमें मेजरली कौन से होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जो पी टाइप होता है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अपने होल्स होते हैं। अरे बात समझ में आई है क्या। अब इसके अकॉर्डिंग जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनकी इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसा बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए बी डी। आई इज इक्वल टू, रिलेशन हमने पढ़ा था, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ वी डी तुम्हारी क्या थी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, वी डी तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, जिसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया था एन ई ए म्यू ई। याद है रिलेशन बेटा। तो इससे हमको म्यू की बात करते हैं तो हमको बोलते हैं म्यू जो है मोबिलिटी जो होती है, म्यू सबसे ज्यादा किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है एज कंपेयर टू होल। तो म्यू ई ग्रेटर देन होता है बेटा म्यू एच के, ये बात जानते हैं। म्यू ई अगर जो म्यू एच से बेटा ज्यादा है दैट मीन्स आई ई ज्यादा होगा, करंट आई ई ज्यादा होगा आई एच से, मतलब इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो फ्लो होने वाला करंट है वो एच से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, नो करंट विल बी फ्लो ऑन पी टाइप सेमीकंडक्टर, नहीं, पहली बात एकदम गलत है भाई। दूसरी बात की बात करें, करंट इन एन टाइप बराबर होगा, बराबर नहीं होगा बेटा। करंट इन पी टाइप ज्यादा होगा, नहीं, करंट किसमें ज्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन किसमें, एन टाइप में है, मतलब एन टाइप में करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विल बी ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। अरे बात क्लियर हुई है क्या, आसान सी बात है भाई। चलो तो बच्चे अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन अपना कैपेसिटेंस से है और इसमें पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है और आसान भी कह सकते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन है शोन इन द फिगर। इसमें अपने को कॉम्बिनेशन में क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है बिटवीन पॉइंट ए और बी। तो जैसे अपन ए और बी इसको मार्क कर ले। अच्छा, इसको हम लोग पोटेंशियल मेथड से बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेट्स मैं बोलूँ अगर जो ये वाला पॉइंट बी है, कनेक्टिंग वायर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बीटा क्या होगा, बी होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी होगा। यहाँ पे देखें तो ए कनेक्टिंग वायर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बी होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल बी होगा। अपने को ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट पोटेंशियल क्या निकालना है बेटा, कैपेसिटेंस निकालना है। तो ए और बी को हमने ऐसे मार्क कर लिया। अब देखा ये पॉइंट ए है तो ए पॉइंट भी ए है, ए पॉइंट भी ए है।
ए और बी के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, कितने कैपेसिटेंस का, सी कैपेसिटेंस का। तो ए और बी के बीच में हमने कैपेसिटर लगा दिया सी कैपेसिटेंस का, इसको हमने कर लिया। फिर हमने देखा ए और बी के बीच में एक और लगा हुआ है बेटा, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, राइट। अब हमने को इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। अच्छा एक बार देखो बी से बी, ये तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, तो ये सर्किट में काउंट नहीं होगा, तो ये तो हो गया तुम्हारा शॉर्ट सर्किट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी क्या हो गया, ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, C1 प्लस C2। तो ये C प्लस C दैट इज क्या बेटा, 2C। तो बहुत ही आसान सवाल था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2C। क्लियर है बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपने से क्या बोला, अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज सोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा डाइपोल की बात जानते हैं, डाइपोल होता है क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट ए स्मॉल सेपरेशन। जब दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और वैसे रखे होते हैं स्मॉल सेपरेशन पे, तो हम इनको इस सिस्टम को डाइपोल बोलते हैं। और ये अपने को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ये अपने को क्या दिया गया बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे क्लोजर होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे क्लोजर होती है उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जहाँ पे लाइंस दूर दूर होती है। तो ये बात हमने सीखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना क्लोजर होंगी, मतलब उनकी डेंसिटी जितना ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। किसी भी क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, फोर्स लगता है बेटा QE। अब देख सकते हैं फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा, सर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँ सर, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा QE, और इधर की तरफ फोर्स लगेगा इस पे माइनस चार्ज पे, अपोजिट डायरेक्शन में QE। अपने को एक बात समझ में आ रही है, इसको मैं E1 E2 बोलूँ तो मैं बोलूँगा QE1 का जो मैग्नीट्यूड है वो QE2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा बेटा, क्योंकि अपने को पता है कि E1 इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्या, दूसरे पॉइंट पे। ऐसे बहुत सारी लाइन्स यहाँ पे मान सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी है। तो इसका मतलब इस साइड पे फोर्स ज्यादा लेगा, तो ओवरऑल जो अपना डाइपोल होगा वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। तो अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं, टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज, टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब ये लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, इस बारे में डिस्कशन करने के लिए बस अपने को ये पता है कि E1 पहले पॉइंट पे पोटेंशियल दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल के ज्यादा होगा, तो जाएगा तो राइट। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, राइट में जाएगा तो हम बोलेंगे टुवर्ड्स राइट एज इस पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजेज। बात समझ में आई है, क्यों होगा, we saw net force of dipole acts toward right as system always moves to decrease its potential energy। अपने को पता है कोई भी सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है स्टेबल होने के लिए, तो ओवरऑल इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात है इसमें, आसान सवाल है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस A of focal length 20 cm and a concave lens B of focal length कितना दिया गया बेटा, 5 cm are kept along the same axis with the distance D। एक अपने पास क्या दिया गया बेटा, कॉनकेव लेंस दिया गया है, और एक अपने पास कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दिया गया है अपने को, कोई खास बात नहीं, सेम एक्सिस पे दिया गया है, ठीक है। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन D दिया गया है, राइट। If the parallel beam of light falling on a leaves B as parallel, अब अपने को A पे गिरे और B से क्या बेटा पैरेलल निकल जाए, then the distance D in centimeter will be क्या होगा, डिस्टेंस D क्या होगा इसकी बात अपने को, क्योंकि मतलब इसमें पैरेलल आके पैरेलल लाइट्स निकल जाए। अपने को पता है इस पे जो भी लाइट्स आएंगी वो कन्वर्ज होंगी, और कुछ ऐसे कन्वर्ज हो कि ये क्या हो जाए बेटा, डाइवर्ट होके उससे पैरेलल ही निकल जाए, कोई खास बात नहीं भाई। अपने को इसमें D पता है, D क्या होगी, दोनों के बीच का सेपरेशन जो होगा, दोनों की फोकल लेंथ का क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्यों बेटा डिफरेंस होगा, क्योंकि जब फोकस की डेफिनेशन होती है कि अगर जो लाइट कहाँ से आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो जिस पॉइंट पे मीट होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। या फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है बेटा, लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो अगर जो हम दोनों की फोकल लेंथ का डिफरेंस ले लें तो अपने को दोनों के बीच का सेपरेशन मिल जाएगा, क्योंकि पैरेलल आई और पैरेलल ही निकल गई, मतलब वो फोकल लेंथ का डिफरेंस होगा। कैन बी राइट हियर 20 - 5 सेंटीमीटर दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा बेटा, 15 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई।
चलो हाँ बच्चे, तो सवाल में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज बी, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अनदर प्लेनेट हैविंग द रेडियस 4 टाइम्स। ठीक है, तो किसी एक प्लेनेट से एस्केप वेलोसिटी अगर जो भी है, एक दूसरे प्लेनेट की बात की गई है जिसकी रेडियस क्या है बेटा 4 टाइम्स है पहले अर्थ के मतलब पहले प्लेनेट की रेडियस से, तो अपने को बताना है कि बताओ उसके लिए उस प्लेनेट के लिए वेलोसिटी क्या होगी एस्केप करने के लिए, जबकि डेंसिटी क्या है सेम है। तो हम लोग क्या बोला गया है, एस्केप वेलोसिटी की बात हम करें तो एस्केप वेलोसिटी जानते हैं वी जो होता है √2gm/r के बराबर होता है, √2gm/r के बराबर होता है बेटा। मास की बात करें तो हम डेंसिटी के टर्म में जानते हैं कि डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। यहाँ पे अपने को मास को लिखना है, कैन बी राइट हियर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ दैट इज 4/3 πr² क्यूब हो जाएगा बेटा। तो इनकी वैल्यू को अपन लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं √2g/r और m की वैल्यू को रख देते हैं बेटा रो इंटू 4/3 πr³ कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि r से एक r अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, r² बचेगा। ठीक है, √ में r², बाकी अपना 2g रो 4/3 पाई सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो यहाँ से एक वेलोसिटी का जो रिलेशन मिला वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके बेटा r की, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो एक r से r कैंसिल हो जाएगा, √ में r² मतलब r बच रहा है, तो VE प्रोपोर्शनल r है। तो मैं बोल सकता हूँ कि V1/V2 हमारा R1/R2 के बराबर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या कर दिया बेटा V1/V2 बराबर क्या हो जाएगा R1/R2 के बराबर हो जाएगा। पहले रेडियस कितनी है, पहले वेलोसिटी v है बेटा, तो v क्या बाद में v2 क्या होगा, रेडियस r से क्या कर दी बेटा 4r कर दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से देखो तुम्हारा क्या आ गया, v2 निकालना हो मुझे, तो v2 क्या हो जाएगा 4v के बराबर हो जाएगा बेटा। v2 अपना किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 4v। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आसान सवाल भाई, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये अपना सवाल मॉडर्न फिजिक्स से है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। ठीक है, इफ मास m इज ऑफ एन फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसकी क्या होगी। ठीक है, आसान सी बात दी गई, वेवलेंथ की बात की गई लैम्डा और फोटो सेंसिटिव एंड नेग्लिजिबल कोई सरफेस है। ठीक है, इफ मास m इज फोटो इलेक्ट्रॉन emitted from the surface of d Broglie wavelength lambda d की वैल्यू क्या होगी, हमने को लैम्डा बताना है। चलो कैसे निकालेंगे भाई, लैम्डा कैसे निकालेंगे, अपने को एक बात पता है कि hc जो लैम्डा है, जो एनर्जी इक्वेशन की हम बात करें, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन की बात करें, तो hc लैम्डा ढंग से देखेंगे अपन बोल सकते हैं hc लैम्डा प्लस ए दैट इज इक्वल क्या होगा बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई के, फाई अपना क्या है वर्क फंक्शन है। अरे बात समझ आई। और इस सिचुएशन में दिया गया है कि फाई गिवन क्या है कि फाई अपना नेग्लिजिबल है, गिवन फाई नेग्लिजिबल है बेटा। अगर जो अपना फाई नेग्लिजिबल है तो hc लैम्डा जो है के मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक बार लिख सकते हैं बेटा कि hc लैम्डा जो है, हियर वी कैन राइट hc लैम्डा दैट इज के मैक्सिमम। आसान सी बात है भाई। अब हमको लैम्डा का रिलेशन यहाँ पे निकालना है, तो लैम्डा अपन लोग लिख सकते हैं, देखना ढंग से कि लैम्डा कैन बी राइट हियर कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं h/√ 2mk मैक्सिमम, 2mk मैक्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। तो यहाँ से हम लोग k मैक्सिमम निकालना चाहें, हियर अगर जो हम लोग k मैक्सिमम निकालना चाहें तो स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, तो h² अपॉन देखो क्या हो जाएगा h² अपॉन 2m क्या बचेगा 2m लैम्डा डी स्क्वायर, 2m लैम्डा डी स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। अगर जो अब इस इक्वेशन में हम इसको इक्वेट कर दे किससे बेटा, लैम्डा जो हमने रिलेशन निकाला hc लैम्डा का, तो इधर लिखते हैं देखना ढंग से कि hc लैम्डा इसको हम उसके क्या इक्वेट कर सकते हैं, उसके बराबर लिख सकते हैं h² अपॉन अंडर रूट में जो है उसको हमने क्या स्क्वायर करके हटा लिया, तो 2m लैम्डा डी, तो क्या हो गया है
2m लैम्डा डी का स्क्वायर। मुझे सिंपली यहाँ से क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है एज टर्म्स ऑफ लैम्डा डी। तो देखो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2mc, देखना ढंग से, 2mc अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, h इंटू क्या बेटा, लैम्डा डी का स्क्वायर। बात समझ में आई है एकदम। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं, लैम्डा क्या दिया गया है, 2mc अपॉन h, 2mc अपॉन h इंटू लैम्डा स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर अपने थर्ड में दिया गया बेटा, देख लो ढंग से, ये अपना ऑप्शन नंबर 2mc अपॉन h इंटू लैम्डा डी स्क्वायर। ओके, लैम्डा नहीं लैम्डा डी स्क्वायर, तो इसमें नहीं अपने को लैम्डा निकालना है, तो ए वाला डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन अपना फोर्थ हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया ढंग से, ठीक है। तो ये ओवरऑल अपना रहा नीट 2021 का सोल्यूशन। थैंक यू।